हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टपल मैनिपुलेशन चैप्टर। इसकी एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और आज जो है ये हमारी सेकंड क्लास है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम क्लास 11th का सीएस और आईपी का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस हो या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, दोनों ही सब्जेक्ट्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी पाइथन है। इसीलिए हमने पाइथन को जो है वो बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि हम उसके सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कवर कर सके। उस सीक्वेंस में ये हमारा 6 चैप्टर है। इससे पहले 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल्स किया, डाटा हैंडलिंग, देन फ्लो ऑफ कंट्रोल। आफ्टर दोस 3 बेसिक चैप्टर्स हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड लिस्ट मैनिपुलेशन पढ़ा और ये हमारा 6 चैप्टर है टपल मैनिपुलेशन, जिसकी ये हमारी सेकेंड वीडियो है। मैंने आपको बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर आपका ऐसा है जो कवर नहीं किया है तो वो चैप्टर आप वहां से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की आईडी भी मिल जाएगी, वहां से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछना है। तो साथ ही साथ अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में जो है हमने टपल्स के बारे में पढ़ा था कि टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, और साथ ही साथ म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है हमने रिवाइज कर लिया था और स्लाइसिंग भी कवर हो गई थी। आज की क्लास में हम उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रैवर्सिंग द टपल। जब हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी तो इंडेक्स की हेल्प से हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन अगर हमें पूरी की पूरी टपल को एक साथ ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लूप की। जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल वाले चैप्टर में हमने लूपिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो वहां पे हमने फॉर लूप को स्टडी किया था। उसी फॉर लूप का यूज करके हम टपल्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब जब हम टपल्स की ट्रैवर्सिंग करते हैं तो ट्रैवर्सिंग दो तरीके से होती है, या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को ट्रैवर्स कर सकते हो और या फिर आप इंडेक्सिंग की हेल्प से एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में हमें इंडेक्सेस की अगर जरूरत है तो हम इंडेक्सिंग को भी यूज करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली वैल्यूज को जो है आइटरेट कर लेंगे। तो देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है और कैसे फॉर लूप की हेल्प से हम टपल के एलिमेंट्स को जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास एक टपल है टी, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास टपल में हैं। अब हमें इस टपल को ट्रैवर्स करना है, पूरी टपल के एलिमेंट्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं बिगनिंग से लेके लास्ट तक। अगर हमें पूरी टपल को एक साथ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए तो हमारे पास क्या तरीका होता है, हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट टी। तो इससे हमारी पूरी टपल एक साथ डिस्प्ले हो जाती है इस तरीके से राउंड ब्रैकेट में। अगर मान लीजिए ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ पे आपकी टपल कैसे डिस्प्ले हो जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50। बट अगर आपको चाहिए कि आपको इस तरीके से टपल को डिस्प्ले नहीं करवाना, आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है। आपको पहले 10 डिस्प्ले करवाना है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। एक एक एलिमेंट को इस तरीके से अलग अलग डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रैवर्सिंग की, और वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो हम फॉर लूप का सिंटेक्स लगाएंगे, फॉर कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे जो आइटरेट करने के लिए यूज होगा, फॉर आई इन। अब अगर आपको फॉर लूप का सिंटेक्स याद हो तो इनके बाद हम प्रोवाइड करते हैं वो रेंज जिसकी एक एक वैल्यू आई में आती रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपनी टपल का नाम या वो वेरिएबल जिसमें मैंने टपल को स्टोर करवाया है, अगर मैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ तो फॉर आई इन टी, इससे क्या होगा कि टी का एक एक एलिमेंट आई में आता जाएगा। अब टी के एलिमेंट्स क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो सबसे पहले जो है आई में क्या आएगा, 10 आएगा, उसके बाद 20, देन 30, देन 40 एंड देन 50। एक एक करके वो एलिमेंट्स आई में आते जाएंगे और हम हमारे फॉर लूप में क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट आई। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले आई में 10 आया, 10 प्रिंट हुआ, कर्सर नेक्स्ट लाइन में, फिर आई में 20 आया, 20 प्रिंट हुआ, फिर आई में 30 आया, 30 प्रिंट हो गया, 40, 40 प्रिंट हुआ, 50 आया तो 50 प्रिंट हो गया। इस सिंटेक्स की हेल्प से हम डायरेक्टली टपल की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। बट जस्ट सपोज कि आपको टपल की वैल्यूज को एक्सेस नहीं करना है, आपको इंडेक्सिंग की हेल्प से अगर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी लेंथ की। तो हम एक वेरिएबल
ले लेंगे और इसमें हम हमारी टपल की लेंथ स्टोर करवा लेंगे। जैसे हम स्ट्रिंग और लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करते थे, सेम उसी तरीके से हम टपल की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ टी। ये हमें क्या रिटर्न करेगा कि टपल टी की जो भी लेंथ है वो हमें रिटर्न कर देगा। इसके बाद हम लगाएंगे फॉर लूप फॉर आई इन। अब आई की में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इंडेक्स नंबर्स, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे फॉर आई इन एल। अब अगर हम इसी टपल की बात करें तो इस टपल की लेंथ हमारी कितनी है, 5 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, एल में क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब हमने यहाँ लिखा फॉर आई इन, सॉरी ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हम इस तरीके से एल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज एल, क्योंकि हम डायरेक्ट इंटीजर नहीं दे सकते, तो आई की हमें यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करनी होती है। टी तो ऑलरेडी सीक्वेंस था इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया था, यहाँ पे हमें रेंज एल चाहिए। रेंज एल का क्या मतलब होगा, रेंज फंक्शन भी मैंने आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल में जो है बहुत डिटेल में स्टडी करवाया था कि रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें हम स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की वैल्यूज दे देते हैं, कंपल्सरी वैल्यू सिर्फ स्टॉप की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से लिखते हैं रेंज एल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा रेंज 5, और ये क्या होती है हमारी स्टॉपिंग वैल्यू। जब हमने एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड की होती है तो ये स्टॉप वैल्यू होती है, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्लाइसिंग में पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा रेंज के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स कहां से कहां तक जनरेट होंगे, 0 से लेके 5 तक। स्टॉप की वैल्यू कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती, तो यहाँ इंडेक्सेस कौन कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3 4, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इसी तरीके से यहाँ रेंज एल से कौन कौन से इंडेक्सेस जनरेट होंगे, 0 1 2 3 4। यहाँ पे ये सीक्वेंस बन जाएगी और आई में एक एक करके, आई में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा। अब फॉर लूप के अंदर हमें करवाना क्या है, टपल के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। अब आई में तो हमारे पास इंडेक्स नंबर है, तो हम डायरेक्टली आई को इस तरीके से तो प्रिंट करवा नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी ऑफ आई, क्योंकि आई में हमारे पास इंडेक्स नंबर है, तो हम उस टपल का इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस तरीके से हम फॉर लूप की हेल्प से टपल्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं। हम चाहे तो डायरेक्टली टपल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि टपल अपने आप में एक सीक्वेंस है, तो इसलिए हम फॉर आई इन टी यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, तो टी की एक एक वैल्यू जो है वो हमारे लूप वेरिएबल में आती जाएगी। लेकिन अगर हमें इंडेक्सिंग की जरूरत है तो हम इंडेक्सिंग का यूज करके भी एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये तो था ट्रैवर्सिंग ऑफ अ टपल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टपल ऑपरेशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉइनिंग ऑपरेटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन एंड देन मेंबरशिप ऑपरेटर। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो आपने स्ट्रिंग्स के केस में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से जॉइनिंग ऑपरेटर बोल देते हैं हम लिस्ट और टपल्स के केस में। प्लस सिंबल उसके लिए यूज होता है, इसको हम बोल देते हैं जॉइनिंग। इस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसके दोनों ऑपरेंड, बोथ ऑपरेंड्स शुड बी टपल। सिर्फ तभी ये उन दोनों को ज्वाइन कर पाएगा। यही सेम चीज हमने स्ट्रिंग के केस में भी पढ़ी थी कि अगर सिर्फ दो स्ट्रिंग्स के बीच में हमने प्लस लगाया था तभी वो कॉन्कैटिनेट होती थी। अगर एक स्ट्रिंग और साथ में दूसरा आपने कोई और डाटा टाइप प्रोवाइड कर दिया तो प्लस ऑपरेटर जो है वो वर्क नहीं करता था वहां पे। सेम यही चीज हमने लिस्ट में भी की थी और सेम यही टपल्स के लिए भी है। जो हमारा ये प्लस साइन होता है इसे अपने दोनों ऑपरेंड्स सेम डाटा टाइप के चाहिए होते हैं। अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इंटीजर या फिर फ्लोट टाइप के हैं तो ये कैसे वर्क करता है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है, जो हमारा अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर था। अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स स्ट्रिंग हैं तो ये कॉन्कैटिनेशन की तरह एक्ट करता है। अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो लिस्ट है तो ये उन्हें ज्वाइनिंग ऑपरेटर की तरह करेगा कि दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर देगा। और अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स टपल हैं तो भी ये उन्हें ज्वाइन कर देगा। तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन द डाटा टाइप ऑफ द ऑपरेंड्स दिस ऑपरेटर विल वर्क
बट द कंडीशन इज कि दोनों के दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। तो जस्ट सपोज हमारे पास एक टपल T1 है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30 और उसके बाद एक टपल T2 है जिसके एलिमेंट्स हैं 40, 50। तो अब अगर हम T1 प्लस T2 परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो न्यू क्रिएटेड टपल होगी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 एलिमेंट। पहले टपल T1 के सारे एलिमेंट्स आएंगे 10, 20, 30, उसके बाद टपल T2 के सारे एलिमेंट्स आएंगे दैट इज 40, 50। तो ये T1 प्लस T2 में टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास? 5 एलिमेंट्स। सिमिलरली जस्ट सपोज अगर आपके पास टपल्स में रेप्लिकेटेड एलिमेंट्स है, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट में था 10, 20, 30, 50। मेरे पास एक टपल T2 है उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 20, 50, 60, 70। अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक टपल T3 लेती हूँ जिसमें मैंने किया T1 प्लस T2, तो ये T3 जो मेरी टपल बनेगी इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे और कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर देखिए कि आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती कि अगर रिपीटेड एलिमेंट्स है तो हम क्या करें। प्लस ऑपरेटर का काम सिर्फ दो टपल्स को ज्वाइन करना है। पहले वो फर्स्ट टपल के सारे एलिमेंट्स लिख देगा, उसके बाद सेकंड टपल के। तो यहाँ पे जो हमारी टपल क्रिएट होगी वो क्या होगी? 10, 20, 30, 50। पहले फर्स्ट टपल के सारे एलिमेंट्स आ गए, इसके बाद सेकंड टपल के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 20, 50, 60 एंड 70। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो T3 में होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी टपल्स में रिपीटेड एलिमेंट्स भी हैं तो उससे आपको किसी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली दोनों टपल्स के एलिमेंट्स उठा के जो है ज्वाइन कर देने हैं। आपको उसमें से कुछ भी रिमूव या एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि एक बार में सिर्फ दो टपल्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप एक साथ मल्टीपल टपल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट सपोज आप इस तरीके से भी लिख सकते हो T इज इक्वल टू, अब मान लीजिए ये मेरे पास 3 टपल्स ही, तो मैं दोबारा से भी इन्हें कर सकती हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3। अब जो ये मेरी टपल T बनी है इसमें मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। तो 8 प्लस 8 टोटल 16 एलिमेंट्स जो है मेरी टपल T में आ जाएंगे। और 16 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? पहले T1 है तो पहले T1 के सारे एलिमेंट्स आएंगे 10, 20, 30, 40, सॉरी 50। इसके बाद T2 के सारे एलिमेंट्स आएंगे 20, 50, 60, 70। इसके बाद T3 के सारे एलिमेंट्स आएंगे 10, 20, 30, 50, 20, 50, 60, 70। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टपल्स को जो है एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टपल के साथ किसी और चीज को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, जस्ट सपोज आपने एक टपल ले ली और आप कहें कि लिस्ट पर भी तो प्लस ऑपरेटर वर्क करता था, वहां भी तो ये ज्वाइनिंग परफॉर्म करता था, तो फिर ये टपल और लिस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एरर मैसेज मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने टपल्स के साथ स्ट्रिंग को ज्वाइन करने की कोशिश की या फिर टपल्स के साथ किसी इंटीजर वेरिएबल को या फिर किसी फ्लोट वेरिएबल को, किसी भी और डाटा टाइप को अगर आपने ऐड करने की कोशिश की तो हर केस में आपको क्या मिलेगा? एरर मैसेज जो है वो शो हो जाएगा दैट कॉन्कैटिनेशन ओनली वर्क विद द सेम ऑपरेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ऑल्दो मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में ही समझाया था कि अगर हम इस तरीके से किसी भी नंबर को लिखते हैं तो ये हमारा इंटीजर टाइप होता है, ना कि टपल टाइप। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, सॉरी एक टपल है 1 2 3 4 और आप उसमें ज्वाइन कर रहे हैं इस नंबर को, तो यहाँ पर देखिए आप ये मत सोचिएगा कि ये राउंड ब्रैकेट्स में है तो ये टपल है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि अगर इस तरीके से हमने सिंगल नंबर को राउंड ब्रैकेट्स में लिखा है तो वो इंटीजर टाइप होता है, ना कि टपल टाइप। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपको क्या करेगी? एरर रिटर्न करेगी, बिकॉज यू कांट ज्वाइन एन इंटीजर विद अ टपल। अगर आपको इसे करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 प्लस 3 और यहाँ पे साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोमा, तब ये आपकी टपल बनेगी। और इस केस में आपकी रिजल्टेंट टपल क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 3, ठीक है। तो ये सिंगल एलिमेंट वाला केस जो है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कई बार पेपर में आपसे
आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। सपोज आपको यही स्टेटमेंट दी हुई है, आप सीधा आउटपुट लिख देंगे 1 2 3 4 और उसमें 3 ऐड हो गया। आप इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ कोमा तो लगा ही नहीं हुआ है, तो ये आपका एरर जनरेट करेगा और आउटपुट में आपको एरर मिलेगा, ना कि रिजल्टेंट टपल। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन भी जो है वो सेम स्ट्रिंग और लिस्ट में जैसे हमने पढ़ा था उसी तरीके से वर्क करेगा। रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, ये जो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन करते थे वो हमारा रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है। अब इसके ऑपरेंड्स क्या क्या होते हैं, इसका फर्स्ट ऑपरेंड जो होगा वो होगा आपका टपल और सेकंड ऑपरेंड जो होगा वो होगा एक इंटीजर नंबर। ऐसा कोई सीक्वेंस पे कुछ डिपेंड नहीं करता है, आप सिंपली टपल एस्ट्रिक इंट भी लिख सकते हैं और इंट एस्ट्रिक टपल भी लिख सकते हैं, बट ऑपरेंड जो है यही होने चाहिए, एक टपल और दूसरा इंटीजर। अगर इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आप ट्राई करेंगे तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। अब रेप्लिकेशन ऑपरेटर करता क्या है कि जिस भी नंबर से हम हमारी टपल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारी टपल उतनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो जाएगी। जस्ट सपोज मैंने 1 2 3 एक टपल ली और इसको रिपीट किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टपल जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी और मेरी रिजल्टेंट टपल क्या बन जाएगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो जिस भी नंबर से हम हमारी टपल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ टाइम जो है हमारी टपल रिपीट हो जाती है। तो ये था रेप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो होते हैं, इन एंड नॉट इन। इन ऑपरेटर चेक करता है कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो हमारी टपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक टपल है t और मुझे एक x नाम का वेरिएबल है मेरे पास, उसे सर्च करना है, तो अगर मैंने लिखा x इन t, तो अगर ये x एलिमेंट या x वेरिएबल या जो भी है ये x हमारी टपल t में प्रेजेंट है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इन ऑपरेटर हमेशा सिर्फ दो ही वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा ये आपको कोई तीसरी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज हमने एक टपल ले ली a b 10 20 3.5, मान लीजिए ये हमारी टपल है, मैं सर्च कर रही हूँ b इन t, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्या b जो है वो टपल t में प्रेजेंट है, यस b इज प्रेजेंट इन टपल t, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ सपोज मैंने सर्च किया abc इन t, अब ये abc स्ट्रिंग को सर्च करेगा और abc नाम की स्ट्रिंग मेरी टपल में प्रेजेंट नहीं है, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर जो है वो इससे ऑपोजिट वर्क करता है। अगर हमने नॉट इन ऑपरेटर लिया है तो सेम सिंटेक्स रहेगा x नॉट इन t, तो अगर ये x जो है वो t में प्रेजेंट नहीं है तब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और अगर प्रेजेंट होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम प्रीवियस वाला अगर हम एग्जांपल देखें a इन t, अब a इन t, क्या a जो है वो t में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। सॉरी हमें यहाँ नॉट इन ऑपरेटर स्टडी करना था, मैंने इन लिख दिया है, यहाँ पर ये आएगा आपका नॉट इन, a नॉट इन t, बट a जो है वो तो t में प्रेजेंट है तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मैंने लिखा abc नॉट इन t, अब abc जो है वो तो मेरी टपल t में प्रेजेंट था नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, abc नॉट इन t, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा इन एंड नॉट इन ऑपरेटर जो है वर्क करता है, ये हमें एलिमेंट्स को टपल में सर्च करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज कंपेयरिंग टपल्स। कंपेयरिंग टपल्स का क्या मतलब है कि हम दो टपल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है, या फिर उनमें से कौन सी लेस है कौन सी ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे हमारे कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे वो सारे के सारे हमारे टपल्स को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। अब अगर हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो इक्वालिटी के लिए हमारे पास क्या होता है,
इक्वल इक्वल साइन होता है। दो टपल्स सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होती हैं जब उनके सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो। If all elements of both the both the tuples are equal, only then those tuples will be considered equal tuples, right? Just suppose मेरे पास दो tuples हैं, T1 is equal to 1,2 और T2 is equal to 1,2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो टपल्स हो गई। तो अब अगर मैं ये चेक करती हूँ, T1 इक्वल इक्वल T2, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? क्या T1 और T2 जो है इक्वल है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल इक्वल है। तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? 2 रिटर्न कर देगा। नाउ जस्ट सपोज मैंने एक टपल T3 और ले ली, T3 में मैंने स्टोर किया 1 2 3। अब अगर मैं चेक कर रही हूँ T1 इक्वल इक्वल T3, तो क्या T1 और T3 जो है इक्वल है? जी नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। नाउ जस्ट सपोज मेरे पास एक टपल T4 है जिसमें मैंने स्टोर किया 1.0 एंड 2.0। नाउ टेल मी कि अगर मैं कंपेयर करती हूँ T2 इक्वल इक्वल T4, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? तो ये देखिए, यहाँ 1,2 है, यहाँ 1.0, 2.0 है। तो नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न हो जाएगा? ट्रू रिटर्न हो जाएगा, दैट बोथ द टपल्स आर इक्वल। नाउ अगर मैं चेक करती हूँ अब अगर मैंने चेक किया T1 और मैं T4 को चेक कर रही हूँ T3 के साथ, T1 लेस देन T3, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली T1 में सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स हैं और T3 में 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स है। तो T1 जो है वो T3 से छोटा है, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? 2 रिटर्न कर देगा। सिमिलरली अगर मैं चेक करती हूँ T4 ग्रेटर देन T3, तो T2 में यहाँ 1,2 है और T3 में 1,2,3 है। T2 इज नॉट ग्रेटर देन T3, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमने लिस्ट वाले चैप्टर में जो है बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि कैसे एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन होता है। अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से टॉपिक की डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स को कंपैरिजन जो है वो डिटेल में स्टडी करना है, तो वो लिस्ट वाले चैप्टर वाली वीडियो जो है वो ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स का कंपैरिजन होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से टपल के एलिमेंट्स का कंपैरिजन होता है। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ अगर आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है आप अभी स्टडी कर रहे हैं और आपको रिप्लाई बहुत बाद में मिलेगा कमेंट्स पे, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए, वहां मैं आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपकी स्टडी जो है वो हैम्पर ना हो। कंपैरिजन के बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अनपैकिंग ऑफ टपल्स। अब अनपैकिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में सबने अनपैकिंग का मतलब सुना ही होगा। जब आप कभी सामान पैक करते हैं, यानी कि बैग में आप अपना सामान रख रहे हैं, जब आप कहीं से ट्रैवल करके वापस आते हैं तो आप अपना बैग अनपैक करते हैं, अपना लगेज अनपैक करते हैं, यानी कि उस सामान को वापस से बैग से बाहर निकाल कर रख देते हैं। सेम वही सिनेरियो यहाँ पर होता है। जब आपने टपल क्रिएट की थी तो आपने एलिमेंट्स को टपल के अंदर पैक कर दिया था। अब अगर आप एलिमेंट्स को टपल से बाहर निकाल देना चाहते हैं तो उसे हम बोलेंगे अनपैकिंग। जस्ट सपोज आपके पास एक टपल टी है जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर आपको इस टपल की अनपैकिंग करनी है तो वो हम किस तरीके से करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड में प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, कोई भी नेम आप यहाँ पर वेरिएबल्स के ले सकते हैं। और राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं उस टपल का नाम जिसके एलिमेंट्स को हमें अनपैक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स on the left hand side should be equal to number of elements in tuple। अब अगर मैं इस टपल टी की बात करूं तो टी में मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे, तो मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ही एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ ले लूंगी w, x, y और z। मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए और इज इक्वल टू लिख दिया t।
तो टी में मेरे पास अब क्या क्या एलिमेंट्स थे यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये चारों एलिमेंट्स अनपैक हो जाएंगे। 1 स्टोर हो जाएगा W में, 2 स्टोर हो जाएगा X में, 3 स्टोर हो जाएगा Y में और 4 स्टोर हो जाएगा Z के अंदर। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद आप चाहे तो प्रिंट करवा के देख सकते हैं। अगर मैं प्रिंट W करूंगी तो मेरा आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 1। अगर हमने किया प्रिंट X तो आपको आउटपुट मिलेगा 2। अगर आपने किया प्रिंट Y तो उस केस में आपको आउटपुट मिलेगा 3। और अगर आपने किया प्रिंट Z तो उस केस में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टपल्स की अनपैकिंग जो है वो कर सकते हैं कि टपल्स के एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर देखिए कि इसका मेन यूज जो है वो आपको कब होगा। आपको पता है कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल टाइप की होती है। इम्यूटेबल टाइप की होती है यानी कि आप उनके एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपको कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है जहां पे आपको आपकी टपल्स को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में फिर अब आप कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें कोई अर्जेंट ऐसा आ गया है कि हमारी जो टपल है हमें उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंटली किसी सीक्वेंस को चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो उस केस में तो हम कभी टपल लेते ही नहीं है, हम लिस्ट का यूज कर लेते हैं। बट अगर हमने टपल ली है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऐसा कोई रूल हो गया कि अब उसमें हमें कभी चेंज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इट मे बी पॉसिबल कि उसमें भी आपको कभी चेंज की जरूरत पड़ सकती है। तो उसका एक तो अल्टरनेटिव है कि आप नई टपल बनाएंगे, बट आपकी टपल में ऑलरेडी वैल्यूज सेव्ड है, आपको नहीं पता कि आपकी प्रीवियस वैल्यूज जो है वो क्या है। तो इसलिए अब टपल्स के केस में आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं होता कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है टपल में ऐड करते जाओ। तो वहां पर हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले अपनी टपल को अनपैक किया, जैसे अभी हमने यहाँ पे कर लिया। अब मुझे पता चल गया कि मेरी टपल में 4 एलिमेंट है और उन चारों एलिमेंट्स की क्या क्या वैल्यू है। जस्ट सपोज मुझे चेंज करना था कि मुझे 2 को 6 करना था और मुझे 4 को 8 करना था। तो मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 8। अब ये देखिए x और z सिंपल इंटीजर्स थे तो मुझे उनकी वैल्यू चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरीके से उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकती हूँ और फिर हम इनसे क्या कर देंगे, दोबारा से एक टपल जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो उससे हमारी टपल जो है वो बन जाएगी। मैं आपको क्लियरली लिख के दिखा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक टपल T है, इसमें आपके पास एलिमेंट है 10 20 30 40। ठीक है, अब आपको मान लीजिए 10 की जगह 50 और सॉरी आपको 10 की जगह 60 और 30 की जगह 80। 10 की जगह आपको चाहिए 60 और 30 की जगह आपको चाहिए 80। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं इस टपल की अनपैकिंग कर लूंगी। x y z और एक वेरिएबल और चाहिए तो हमने यहाँ w ले लिया और यहाँ क्या लिख दिया t। अब x y z w में इसके वैल्यूज जो है वो आ गई। अब मुझे चाहिए था कि 0th इंडेक्स पे 10 की जगह 60, तो जो 0th इंडेक्स ऑब्वियसली मेरा x में आया है तो मैं x को चेंज कर दूंगी, क्या कर दूंगी 60। और जो 3rd इंडेक्स है वो z में आया है तो मैं z को चेंज करके क्या कर दूंगी 80। अब मुझे दोबारा इससे टपल बनानी है तो मैं क्या करूंगी, t इज इक्वल टू x, y, z, w। तो दोबारा से मैंने ये टपल क्रिएट कर दी और अब जो अगर मैं प्रिंट t करवाती हूँ तो जो मेरी टपल के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे, 60, 20, 80 और 40। ठीक है, तो ये हमारी जो है नई टपल क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको अनपैकिंग का यूज जो है वो समझ आ गया होगा कि हम टपल्स की अनपैकिंग जो है वो क्यों करते हैं। बिकॉज अदरवाइज बिना इस एग्जाम्पल के में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि हमें टपल्स की अनपैकिंग सीखने की जरूरत ही क्या है, हमने लिस्ट के केस में तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डिलीटिंग ऑफ अ टपल। टपल्स की डिलीटिंग के लिए हम यूज करते हैं डेल स्टेटमेंट का। लिस्ट वाले चैप्टर में भी आपने डेल स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो सेम उसी तरीके से ये यहाँ भी वर्क करती है। लेकिन चेंज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, जब आपने लिस्ट के केस में पढ़ा था, मैं आपको यहाँ पे रिवाइज भी करवा देती हूँ। जस्ट सपोज आपके पास एक लिस्ट है 10 20 30 40। तो लिस्ट के केस में आप लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी डेल स्टेटमेंट्स की हेल्प से डिलीट कर देते थे। अगर हम लिखते थे डेल l ऑफ 2, तो सेकंड इंडेक्स कौन सा है 0 1 2, ये तो इससे क्या होता था, हमारी लिस्ट का
ये वाला इंडेक्स जो है वो डिलीट हो जाता था और हमारी लिस्ट जो है वो क्या बच जाएगी इस स्टेटमेंट के बाद 10, 20 एंड 40। ठीक है, सिमिलरली आप लिस्ट स्लाइसिंग भी जो है कर सकते थे यहाँ पे L0,2, तो 0, 1, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 0 और 1 यानी कि ये दोनों इंडेक्सेस जो है हमारी टपल के यहाँ सॉरी लिस्ट के डिलीट हो जाते हैं और लिस्ट क्या बन जाती 30,40। और अगर आप चाहे तो पूरी की पूरी लिस्ट को भी आप del से डिलीट कर सकते थे, del L, तो इस स्टेटमेंट से क्या होता पूरी लिस्ट डिलीट हो जाती, इवन उसके बाद ये L नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इस स्टेटमेंट के बाद हम देते हैं प्रिंट L तो ये आपको क्या देता है एरर मैसेज दैट L डिडंट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से, या L इज नॉट आइडेंटिफाइड। बट इन केस ऑफ टपल्स हम टपल को क्योंकि मॉडिफाई नहीं कर सकते, टपल्स इम्यूटेबल टाइप की होती हैं, तो इसलिए इस तरीके से सिंगल इंडेक्स या फिर स्लाइसिंग की हेल्प से हम टपल्स के एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक तरीके से मॉडिफिकेशन का पार्ट हो गया कि आपने टपल को मॉडिफाई कर दिया। तो इसलिए हम इंडेक्सिंग की हेल्प से सिंगल एलिमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर सबसीक्वेंस या स्लाइस को डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई टपल है t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो हम del स्टेटमेंट्स की हेल्प से पूरी की पूरी टपल को तो डिलीट कर सकते हैं। del t अगर हमने लिखा तो टपल t विल बी डिलीटेड। इसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे प्रिंट t, तो यहां से आपको क्या मिलेगा एरर मैसेज मिलेगा दैट t इज नॉट आइडेंटिफाइड। लेकिन अगर आप सिंगल इंडेक्स को डिलीट करने की कोशिश करेंगे, अगर मैंने ट्राई किया del t of 3, तो इसका क्या मतलब है कि हम थर्ड इंडेक्स पे यानी कि 0 1 2 3 हम इस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या मिलेगा इस बार कि टपल्स जो हैं वो हमारी इम्यूटेबल होती हैं एंड वी कांट डिलीट द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ टपल। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कि लिस्ट के केस में आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी डिलीट कर पाते थे, लेकिन टपल के केस में आप सिर्फ और सिर्फ पूरे टपल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप डिलीट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको आज की वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे समझ आए हों। अगर आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई होगी। अगर आपको आपके डाउट्स के इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। आपके मिड टर्म एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो मिड टर्म एग्जाम ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, ज्यादातर स्कूल्स में, सिर्फ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर अभी नहीं हुए हैं। तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली के, उनमें हमारा 3 अक्टूबर को है ये एग्जाम, तो आपका एग्जाम बिल्कुल पास है। और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक डिक्शनरी वाला चैप्टर जो है वो हमारा बचा है, जिसे हम 1-2 दिन में ही कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप बहुत मेहनत करके पढ़िए। 11th क्लास में आके आपको एक नई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, डिफिकल्टी होती है, कुछ स्टूडेंट्स के तो सर के ऊपर से चला जाता है स्टार्टिंग में सब कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने एक बार समझ लिए आपको सब कुछ इजी लगेगा। आपके लिए 12th क्लास भी जो है वो बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि सारे के 12th के सारे कॉन्सेप्ट आपके 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए अभी मेहनत कर लीजिए, आपके आगे भी जाकर वो बहुत काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।